आखिरी के कुछ चंद दिनों में सोशल साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको जब जब हम देखते हैं तब तब हमको सिर्फ मोटा सिलेबस दिखता है और उसके अलावा ये ऑनेस्टली बात तुम्हें भी पता है मुझे भी पता है कि हमने बहुत कोशिश कर ली कि भाई अपन एक हिस्ट्री का चैप्टर बैठ के एनसीईआरटी पूरी रीड करेंगे, एक एक पन्ना रीड करेंगे, उसके बाद जाके एग्जाम में बैठेंगे, पर वहां पर जो क्वेश्चन की लैंग्वेज होती है वो हमको समझ ही नहीं आती है। दूसरी बात कि हमको याद ही नहीं रहता। तीसरी बात हमको ये नहीं पता क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है। चौथी बात कि सोशल साइंस इतने बड़े सब्जेक्ट को इतने कम टाइम में कैसे पढ़ना है, क्योंकि जिस चीज को हम पूरे साल भर कंटिन्यू नहीं कर पाए उसको आखिरी के 10, 15, 20 दिन में करना, और एग्जाम में मान लो आपके सिर्फ 2 दिन की छुट्टी है तो उस 2 दिन में क्या करें, वो सारी चीजें आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले। तो भैया पिछले वीडियो के अंदर अपने पूरी साइंस की चर्चा कर ली थी कि साइंस की ताबड़तोड़ स्ट्रेटेजी क्या है, कि साइंस को एग्जैक्टली कैसे पढ़ना है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको सोशल साइंस के बारे में बता रहा हूं, जो मैं बोल रहा हूं वही आएगा। ये बात की मैं आपको गारंटी देता हूं। जैसे जैसे मैं आपको बोल रहा हूं आंख बंद करके सारी चीज सुन लो, क्योंकि सिर्फ बकवास नहीं करेंगे अपन। आपकी जितनी प्रॉब्लम्स है एक एक करके सब प्रॉब्लम पे भी जाएंगे। हर तरीके की स्ट्रैटेजी बताऊंगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है, एग्जाम में एनसीईआरटी कैसे पढ़ना है, एग्जाम में मार्क्स नहीं आते, ज्योग्राफी के तरीके, सिविक्स के तरीके, हर एक चैप्टर वाइज बताऊंगा कि किस चैप्टर में कितना दिमाग कहां पे लगाना है। तो ये सारी की सारी चीजें हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। अब एक चीज बिल्कुल ध्यान से देख लो कि मैं तुम लोगों को ना टेंशन नहीं देना चाहता हूं, है ना, कि भैया इतना सारा सिलेबस, बट मैं तुमको रियलिटी बताना चाहता हूं कि भैया अपनी जो औकात है वो कोई बहुत अच्छी तो है नहीं। अभी हम जिस स्टेट में खड़े हुए हैं उस स्टेट में अगर हमको लग रहा है कि ऐसे ही जैसे हमने अभी तक साल भर पढ़ाई की उसी तरीके से आगे भी अगर 10 दिन पढ़ लेंगे तो हमारा बहुत कुछ कल्याण हो जाएगा, वो कुछ नहीं होने वाला है। जिस तरीके से जो मतलब कितनी बेसिक और कितनी सेंसिबल चीज है कि जो तरीका जो रास्ते पे मैं साल भर चल रहा था, ना तो मेरे नंबर हाफ ईयरली में बने उतने अच्छे, ना मेरे PT2 में बने, ना PT1 में बने, कहीं भी नहीं बने, और उसी रास्ते को फॉलो करके भैया मैं ना फाइनल एग्जाम का मुंह देखूंगा और हो सकता है कि उस दिन अच्छे मार्क्स बन जाए, तो नहीं होने वाली है। बिल्कुल भी नहीं करना है। जितना भी कर रहे थे, जो भी कर रहे थे, सब बंद कर दो। एक कॉपी पेन लेके बैठो, प्रवचन की तरह मत सुनना, काम की बात बताने आया हूं। एक वीडियो लाऊंगा बट ऐसा लाऊंगा कि 100 के बराबर होगा और जेन्युइनली पावर पैक्ड होगा इंफॉर्मेशन के साथ। थोड़ा लंबा हो सकता है बट ये लंबा वीडियो आपके सोशल साइंस को पूरा सॉर्ट कर देगा। एग्जैक्टली किस सब्जेक्ट में, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स में कहां पे कैसे नंबर चुरा सकते हैं, क्योंकि हमको नंबर चुराना भी है। ये सब कुछ सिर्फ ऐसा नहीं होता है कि बिल्कुल हैप्पी लाइफ जैसे भैया हम तो हर एक चैप्टर खोल के बैठेंगे, फिर उसको समझेंगे, ओ माय गॉड बहुत अच्छे समझ लिया, फिर हम एग्जाम में लिख के आ जाएंगे। इससे कुछ नहीं होगा। नंबर चुराने भी पड़ेंगे, वो चुराने कहां से, वो चोरी कैसे करनी, वो सब मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताना रहा हूं। ऑलराइट व्हाट्स गोइंग ऑन और आज हम लोग डिस्कस करने वाले भैया सोशल साइंस आखिरी के कुछ दिनों के अंदर हमको कैसे ताबड़तोड़ तरीके से प्रिपेयर करना है, और जो मैं बताऊंगा वही पेपर में आएगा। एक चीज बताता हूं, अगर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है फाइनल लेसन की ई-बुक ले सकते हो कॉम्बो, मैंने जो पिछले साइंस के वीडियो के अंदर बोला था, अगर करनी है तो 50, 60, 70 रुपए के आपकी तीनों ई-बुक्स मिल जाएंगी, तीनों पीडीएफ मिल जाएगी। पढ़ो तो ही लेना, वरना अपने मां बाप के 70 रुपए भी वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मेरी टीम वाले मुझे अगेन बार बार ये बोलते हैं कि सर खुद से मुंह से मत मना करो लेने के लिए, पर मैं खुद मना कर देता हूं कि भाई जिसको नहीं पढ़ना है, जिसको ऐसा लगता है कि मेरे पास में किताबों का ढेर लगा है, मैंने वो भी नहीं पढ़ी, तो ये 70 रुपए लगा के भी कोई मतलब नहीं। बट अगर लगता है कि हाँ भैया मैं कर सकता हूं, मैं हिम्मत भर लूंगा, तो 70 रुपए लगा दोगे, आपकी पूरी मार्क्स के मतलब पूरी एग्जाम जो है वो नहीं पार हो जाएगी। ठीक है, आपकी चॉइस है। मैं नहीं बोल रहा कि भैया इसी से आएंगे। आपके टीचर्स ने अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रखे तो वेल एंड गुड, उसको पहले प्रैक्टिस करो, क्योंकि आपके एग्जाम का पेपर जो है उसकी चेकिंग, उसमें क्या दिमाग लगाना, आपके टीचर ज्यादा दिमाग लगाएंगे। ऑब्वियसली जो चीज मैं बताऊंगा वही स्कूल में फॉलो की जाती है, जनरली जनरल स्टैंडर्ड है ये, या इसका उल्टा भी समझ सकते हो, जो चीज स्कूल में फॉलो की जाती है उसको मैं निकाल के लाता हूं और फिर अल्टीमेटली वो साइकिल चलती रहती है। ठीक है, चलो भाई सोशल साइंस पे हम करते हैं। पहली बात तो ये दिमाग के अंदर से निकाल दो कि हम अगर जिस भी स्टेट में, अगर आपको लग रहा है कि भैया मैं, देखो 3 स्टेट में बच्चे होते हैं। एक तो होते हैं भैया अपन 0 से 50 वाली स्टेट में कि हमको कुछ नहीं आता है, हम तो बिल्कुल ठस हैं और हमने साल भर कुछ नहीं किया, अब हमको भैया कैसे भी करके पासिंग से थोड़े अच्छे मार्क्स लाना है। मैं तुम्हारे पासिंग से अच्छे नहीं, मैं तुम्हारे काफी अच्छे मार्क्स निकलवा दूंगा। ध्यान से सुनना मेरी बात। फिर दूसरे होते हैं भैया 50 से 80 वाले कि भैया हमको ना थोड़ा बहुत आता है, काफी कुछ हमने कर लिया है, पर अभी भी हमको डर लगता है क्योंकि अभी हमारा कुछ टॉपिक पेंडिंग है, और जो टॉपिक आते थे वो तो हमने पढ़ लिए हैं, बट हमको ये डर लगता है कि कहीं वो भूल ना जाए, तो हम बार बार वही पढ़ रहे। रिलेट कर पा रहे हो ना? एक बार कमेंट के अंदर बता दो भाई, यही टाइम स्टैम्प लगा के कि भैया रिलेट तो कर पा रहे हैं। और एक है भैया 80% से ऊपर वाले जिनकी जिंदगी सॉर्टेड है, पर दिक्कत क्या है, अगर इनकी जिंदगी सॉर्टेड ही फील करोगे तुम लोग, मतलब अगर तुम लोग इस कैटेगरी में और तुमको लगता है कि अपनी जिंदगी सॉर्टेड है, तुम्हारा एग्जाम पक्का बर्बाद जाएगा, फिर ये दोनों तुम्हें ओवर पार कर जाएंगे। तो हमें क्या करना है वो भी चीज मैं आपको बताने वाला हूं। देखो सिर्फ एक वीडियो मेरा मत देखना, अगर इस चैनल पे पहली बार आए हो बाय चांस तो ये वीडियो देख लेना, उसके पहले जो 2-3 वीडियो डाले हुए मैंने वो सारे देख लेना, क्योंकि पूरी सीरीज है ना। एक वीडियो देख के भैया सारे सब्जेक्ट्स में आ जाएंगे तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई बातें आपको मिक्स एंड मैच करनी पड़ेगी, अलग अलग सब्जेक्ट से थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। एक चीज बताता हूं वीडियो स्टार्ट करने से पहले कि देखो मैं आपको टेंशन नहीं दूंगा, ठीक है। अपन मैं आपको जेन्युइन एक बात बताता हूं कि मेरी जान अभी भी हो सकता है, अभी भी कर लेंगे अपन, टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल भी। मैं कह रहा हूं ना कर लेंगे, मैं हाथ पकड़ के तुम्हारी नैया पार लगवा दूंगा। जब तुम्हारी एग्जाम होगी उस दिन तक तुम्हें हाथ पकड़ के तुम्हारे एग्जाम सेंटर तक लेके जाऊंगा, तुम्हारे स्कूल तक लेके जाऊंगा, वहां तक छोड़ के आऊंगा, तो लगे रहेंगे साथ में, हो जाएगा। ठीक है, तो स्माइल बनी रहनी चाहिए चेहरे पे। ठीक है, चलो भाई सबसे पहले एक चैप्टर को जल्दी कैसे करें भैया, ये सबसे बड़ा डाउट है, क्योंकि जिन भी बच्चों के एग्जाम बहुत पास में है उनको समझ नहीं आ रहा है कि एक चैप्टर को जल्दी कैसे करें। अगर आपको चैप्टर को देखो
आप किसी भी नए चैप्टर को पहली बात ध्यान से सुन लेना, मेरे ना शब्दों को ध्यान से सुनना, हो सकता है कुछ चीजें वहां पर लिखी हुई ना हो। अगर आपकी एग्जाम बिल्कुल नजदीक है, नजदीक का मतलब क्या है कि भैया कल परसों नरसों 2-3 दिन 4 दिन की पहले आप इसको देख रहे हो, उस केस में हमको नया चैप्टर या नया टॉपिक नहीं उठाना है, क्योंकि वो जैसे जैसे उठाओगे ना पुरानी चीजें स्लाइड होती जाएंगी। क्योंकि देखो, या तो ऐसा होता कि हम साल भर से पुरानी चीजें बहुत कंसिस्टेंटली पढ़ रहे थे बट वो हमने पढ़ी नहीं, तो जब हम एंड मोमेंट पे एकदम बिल्कुल कचरा भरते हैं ना, ऐसे ठूस देते हैं जैसे गार्बेज बिन समझ के अपने दिमाग के अंदर, तो जैसे जैसे आप नई चीज भरते जाओगे पुरानी चीज ओवरफ्लो होती जाएगी। एक कंसेप्ट होता है जिसको हम बोलते हैं फीफो। फीफो मतलब होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो जो चीज पहले अंदर गई है वो पहले बाहर भी निकल जाएगी, तो जो दिमाग में पहले अंदर गया था वो पहले दिमाग में बाहर भी निकल जाएगा। तो हमको वो चीज नहीं करनी है, इसकी नौबत नहीं आने देनी है। अब मान लो कि कोई चैप्टर हमको आता है ना, थोड़ा बहुत हमने पढ़ रखा है, अब उसको 15 मिनट में कैसे करना है। तो सबसे पहली बात तो जो आपने पहले पढ़ा, जिस भी सोर्स से पढ़ा, आपने जिस भी यूट्यूब चैनल से पढ़ा, जिस भी कोर्स से पढ़ा, जिस भी स्कूल के टीचर से पढ़ा, उसी का अगर कोई कंटेंट अवेलेबल है तो वो यूज करना। नए का ढूंढने जाओगे तो ना तो ये बनेगा ना वो बनेगा। अगर मेरा कोई लेक्चर देखा है जो मैं अभी वन शॉट सीरीज लाऊंगा, उसके अंदर से अगर कोई आप देख रहे हो तो उसी को रिविजिट करना, वापस उसी को 2x पे चला के देखना है, उसी में वो बुकमार्क करके रखना टाइम स्टैम्प की कौन कौन से टाइम स्टैम्प पे ऐसे टॉपिक्स है जो आपको डिफिकल्ट लग रहे थे। ये मेहनत थोड़ी सी करनी पड़ेगी। बाकी जितने भी क्वेश्चंस है कि भैया क्वेश्चंस कौन से प्रैक्टिस करना है, अगर फाइनल चले तो वेल एंड गुड, उसमें से कर लेना, अदरवाइज मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा आपके एग्जाम से वेल बिफोर, है ना। मैं आपके लिए बहुत ही तगड़े क्वेश्चंस बना रहा हूं, वो क्वेश्चंस मैं टेलीग्राम के ऊपर अपलोड करूंगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो कर लो, क्योंकि हर एक चीज यूट्यूब पे वीडियो बनाकर डालना मुश्किल होती है। टेलीग्राम पे मैं फटफट टेक्स्ट जहां भी मैं हूं वहां पे फोन पे आपको मैसेज कर सकता हूं, ठीक है। चलो देखो, एक चीज ध्यान रखना कि भाई अगर सब कुछ पढ़ने बैठोगे तो फिर खत्म हो जाओगे। अब भैया ये क्या बात करो, मैं कह रहा हूं कि अगर हम ना सिर्फ बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, पन्ना खोला और उसके पन्ने घुमाते जा रहे और हमको लग रहा है कि हम पढ़ रहे हैं, उससे मार्क्स नहीं आएंगे। ये चीज बार बार मैं इस वीडियो के अंदर रिपीट करने वाला हूं, क्योंकि बहुत बेसिक बात है। आपको लग रहा है कि मैं बहुत सारे चैप्टर्स करके बैठ जाऊंगा, मैंने एनसीईआरटी सबकी रीड कर ली, उससे मार्क्स नहीं आएंगे। उससे मार्क्स आते थे 10 साल पहले, जब मैं 9th में था ना, तब उस स्ट्रैटेजी से मार्क्स आया था। अब उस चीज को कुछ साल हो चुके हैं, है ना, ऐसा बहुत ज्यादा साल भी नहीं है, मैं भी ऑलमोस्ट सेम एज ग्रुप का ही हूं। बट अब जो 9th का पेपर आता है या अब जो 10th का भी पेपर आता है, इनफैक्ट वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड आता है। तो सिर्फ ज्ञान लेके आपका कोई कल्याण नहीं होने वाला है। अब सोशल साइंस दोनों मैथ्स की तरह है, जब तक आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक एग्जाम में नहीं आएगा। क्योंकि आप कितना भी पढ़ के बैठ जाओ कि मेरे को लग रहा है कि भैया मैंने तो ना नाज़िम नजर राइज ऑफ हिटलर पूरा पढ़ लिया, पूरी एनसीईआरटी रीड कर ली, वाह, और मेरे को ना डेट्स भी याद हो गई, भैया बहुत बढ़िया। अब जब एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आएगा और उसने कुछ घुमा के पूछ लिया जहां पर आपको लैंग्वेज के 1-2 शब्द समझ में नहीं आए, तो क्या आंसर लिखोगे? आपको यही समझ में नहीं आएगा। और होगा ये कि आप एक्यूरेट आंसर लिखोगे नहीं। आपको लगेगा कि भैया मैंने तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन था, मैंने तो 7 पॉइंट लिखे, बट उन 7 में से एक भी रेलेवेंट नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि हमारी क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं है। तो सब पढ़ने जाओगे तो खत्म हो जाओगे। हमको प्रायोरिटाइज करना है चीजों को, हमारे पास समय कम है। और मैं देखो कुछ चीजें पिछले वीडियो में बता चुका हूं तो रिपीट नहीं करूंगा। तो अगर कोई नया देख रहा तो प्लीज जाके उन वीडियोस को भी देख लेना, फिर उसके बाद में इस वीडियो को देखना, ठीक है। चलो, अगर बिना स्ट्रक्चर की प्रिपरेशन करने बैठ गए, भैया बिना स्ट्रक्चर का मतलब क्या है कि भैया जिस दिन मेरा जो मन करता है मैं एक कॉपी उठाता हूं, एक बुक उठाता हूं, एक लेक्चर उठाता हूं, उसको देखना चालू कर देता हूं, वाह मेरा ये चैप्टर खत्म हो गया, मैं उसमें टिक मार देता हूं। इस तरीके से अगर करोगे कि बिल्कुल रैंडमली किसी पर्टिकुलर चैप्टर के लिए तो कोई फलानी बुक कर ली, कहीं से कुछ देख लिया, कहीं से कुछ देख लिया, तो ये जो रायता फैला दोगे ना, इससे प्रॉब्लम क्या है कि आपको लगेगा तो सही कि हाँ मैंने पढ़ लिया सब कुछ, बट जब एग्जाम के 2 दिन पहले आएंगे ना मेरी जान, तब आपकी हालत खराब हो जाएगी ये ढूंढने में कि मैंने कौन सा चैप्टर कहां से निपटाया था, कौन सी चीज कहां से करी थी। हर एक चीज का ट्रैक रखना बहुत जरूरी है। एक वो मैं तुमको वो नहीं बोलूंगा कि भैया वो टाइम टेबल बना के बैठ जाओ कि 7 बजे उठूंगा, 8 बजे ब्रश करूंगा, 9 बजे नहाऊंगा, वो वाला टाइम टेबल बनाने का नहीं करा। बट एटलीस्ट इतना मेक श्योर करो कि हम जो भी चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका हमारे पास एक स्ट्रक्चर हो। अब भैया स्ट्रक्चर कैसे होगा? स्ट्रक्चर मैं दूंगा, मैं जो स्ट्रक्चर बताऊंगा उसको आंख बंद करके फॉलो करना है, ठीक है। चलो, अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि क्वेश्चन जो है ये तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, और अगली जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको सोशल साइंस में कोई नहीं बताता, ये यूजुअली स्कूल के टीचर से काफी अलग थॉट है, वो ये है कि रिटेंशन इज मच मोर इंपॉर्टेंट देन अंडरस्टैंडिंग राइट नाउ। इसका मतलब यह है कि अगर हमें कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, मान लो कि मेरे को क्लाइमेट के अंदर फलानी चीज समझ में नहीं आ रही कि भैया ITCZ क्या है, या फॉर एग्जांपल मेरे को ये समझ नहीं आ रहा लो प्रेशर हाई प्रेशर क्या हो रहा है, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा कि भैया लैटिट्यूडल सिस्टम क्या है। अगर फॉर एग्जांपल समझ में नहीं आ रहा है और समय कम है, तो उस एक चीज को समझने में आधा घंटा लगाना बेवकूफी है। उस एक चीज को 1 बार 2 बार 3 बार रीड कर लो, रट लो। भैया आप रटने का कह रहे हो, क्या बात कर रहे हो भैया? पूरी दुनिया बोलती है कि रट के नहीं पढ़ना चाहिए भैया, समझ के पढ़ना चाहिए। मैं कह रहा हूं कि समझने के लिए एग्जाम वाले दिन के बाद में बहुत टाइम है आपके पास में, जब अगला सेशन स्टार्ट होगा तब बैठ के समझ लेना, तब बैठ के पूरा मैं कह रहा हूं कि भाई पिक्चर देख लेना पूरी उसके ऊपर, या किसी साइंटिस्ट को घर बुला के समझ लेना। बट जब एग्जाम परसों है, एग्जाम अगले हफ्ते, एग्जाम 10 दिन बाद है, तो आपके रिजल्ट जब आएगा ना और उसमें कम मार्क्स आएंगे, तो कोई आपसे ये नहीं पूछेगा कि तुझे समझ में आता था या तूने रट के किया। उनको सिर्फ मार्क्स दिखेंगे और सबको मार्क्स दिखेंगे।
फिर ये दलील लेके अपने बाबा को बेचने जाओगे ना कि पापा पापा मैंने ना समझने के लिए थोड़ा टाइम इन्वेस्ट किया, इसके लिए मैंने 4 चैप्टर नहीं किए, है ना, बाकी अगर मैं रट लेता तो कर लेता, पर देखो पापा समझना जरूरी है ना, तो पापा तुम्हारी एक नहीं खरीदेंगे। आ रही बात समझ में? तो कहने का मतलब यह है कि भैया लास्ट मोमेंट पे ये वाला ईगो हमारे अंदर नहीं रखना है, बहुत प्रॉब्लमेटिक है, मैं सच बता रहा हूं। हर साल कोई ना कोई बच्चे होते हैं जो मुझे कमेंट करते, मेल करते, भैया यार आप कैसी बातें कर रहे हो, हम रट लें, कैसे कर ले? अरे हाँ रट लो, सच कह रहा हूं, सब रटने का नहीं कह रहा, पर जो चीज नहीं आ रही है उसको एटलीस्ट रट के इतना तो मेक श्योर कर ले कि भैया एग्जाम में कुछ तो लिख के आए। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर बार आप चाहे मेरा कोई भी शॉर्ट देख लो, वीडियो देख लो, उसमें हर चीज एक बार रिपीट करता हूं कि एग्जाम के अंदर आंसर को कुछ तो लिख के आना है, कुछ तो लिख के आना है, कोई छोड़ना नहीं है। खाली गाने लिख के नहीं आना, वो इंस्टाग्राम पे रील देख के ऐसा नहीं सोचना कि वाह भैया इसने गाने लिखे कितना फेमस, कुछ नहीं होगा। जूते पड़ेंगे जूते, क्योंकि 10th का बोर्ड का पेपर नहीं जिसमें चेक करने वाला कौन और कॉपी किसके मालूम नहीं है, या आप ही के टीचर चेक करेंगे स्कूल के, फिर वो पहुंचेंगे सीधे घर पे। तो ये वाली बेवकूफी नहीं करनी है, कुछ तो लिखना है। अब वो कुछ कैसे लिखेंगे वो आप एक बार 3-4 बार रीड करोगे तो भैया इतनी अंग्रेजी तो आती होगी ना कि कुछ शब्दों का कुछ तो मिश्रण कर दोगे ना। तो रिटेंशन का मतलब क्या है? याद रहना बहुत ज्यादा जरूरी है एज कंपेयर टू अंडरस्टैंडिंग। एग्जाम से 2 दिन पहले अगर कोई टॉपिक है जो आपको समझ नहीं आ रहा तो उसको रिटेंशन यानी कि रटने की कोशिश कर लो, ताकि आपको ज्यादा टाइम तक रिटेन रख पाओ अपने दिमाग में। ठीक है। अब भैया एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये चीज ध्यान से सुनना। कोई भी चैप्टर, ये तो जनरल स्ट्रेटजी है, चाहे साइंस ले लो, सोशल ले लो, मैथ ले लो, किसी भी चैप्टर को 90% कंप्लीट करने में, अगर मान लो किसी चैप्टर को पूरा कंप्लीट करने में को एक्स टाइम लग रहा है, एक्स टाइम का मतलब मान लो कि किसी चैप्टर को कंप्लीट करने में मेरे को समझ लो कि 5 घंटे लगे, 5 घंटे लगे, है ना, तो हाफ मतलब 5/2 यानी कि अप्रोक्सीमेटली 2.5 घंटे में मेरा 80 to 90% चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, और बचे हुए 10% के लिए, 10-20% के लिए मुझे 2.5 घंटे और लगेंगे, या एटलीस्ट 1 घंटा और लगेगा। भैया इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आप को किसी चैप्टर को ऐसे नहीं करना कि मैं पूरा कंप्लीट करूं, आपको यह देखना है कि किसी भी चैप्टर के अंदर वो कौन से टॉपिक्स है जो मैं बहुत कम टाइम में कर सकता हूं, जिससे मेरा जो स्कोर है वो कंप्लीट हो जाए। यहां पर ना 90% चैप्टर कंप्लीट इन टर्म्स ऑफ मार्क्स है, इन टर्म्स ऑफ कंटेंट नहीं है। फिर से समझाता हूं, मैं ये कह रहा हूं भैया कि किसी भी चैप्टर को कंप्लीट करने में, मान लो कोई भी चैप्टर उठा है, मान लो सोशलिज्म है ना, अब सोशलिज्म यूरोपियन रशियन रेवोल्यूशन उठा लिया, चैप्टर करने में मान लो 4 घंटे लग रहे हैं। जनरली ऐसा होता है कि 2, 2.5 या 3 घंटे में आपका 70-80% मार्क्स निकालने वाला टॉपिक कंप्लीट हो सकता है, और बचे हुए 20%, 10% टॉपिक्स के लिए आपको उतना ही टाइम वापस लगता है। तो हमें ये मेक श्योर करना है कि अभी हम 5 घंटे पूरे के पूरे उसमें ना लगाएं, ये वाली चीज हम पहले करें। ध्यान से समझना, ये वाली चीज हम पहले करें। ठीक है, चलो ठीक है। अब आप सबसे बड़ी मिस्टेक्स क्या क्या करोगे वो भी बता देता हूं, है ना। पहले आप सोचोगे कि भैया मजा नहीं आता पढ़ने में, है ना। देखो, अगर थोड़ा सा टाइम कम है तो मजा जाए भाड़ में, मार्क्स लाने हैं, और अगर थोड़ा भी टाइम है तो आपको मजा इसलिए नहीं आता क्योंकि आप ना सच में जेन्युइनली, मैं आपको बता रहा हूं, 9th का सोशल साइंस इतना खूबसूरत सोशल साइंस है, 10th के सोशल साइंस से भी मच 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 मोर ब्यूटीफुल है। इतनी शानदार स्टोरीज है, इतनी प्यारी स्टोरीज है, बट प्रॉब्लम यह है कि भैया या तो हम सही सोर्स से नहीं पढ़ते हैं, या फिर हम जब उसको पढ़ते हैं तो हम उसको चैप्टर के तरह देखते हो, कहानी में डूबते नहीं, या फिर हमको कोई कहानी में डुबा नहीं पाता है। अगर वो वाली प्रॉब्लम है तो भैया मेरा कोई भी लेक्चर उठा के देख लो। मैं नहीं कह रहा कि मेरे लेक्चर सबसे बेस्ट होंगे, बट मैं ये गारंटी के साथ कहता हूं कि सबसे ज्यादा मजा आपको मेरे लेक्चर में ही आएगा, और अगर मजा आया मतलब बेस्ट भी वही है। कहानी, नाचना, फील आना, मतलब जब आप कोई यूरोपियन, मैं फॉर एग्जांपल मान लो अपन किसी राजा की बात करें तो उस राजा की टोन में बात कर करके मैंने आपको चैप्टर समझाए हैं। YouTube पे जाके देख लो, अभी और जो वन शॉट की सीरीज लाऊंगा उसमें भी कंप्लीट करा दूंगा डिफिकल्ट चैप्टर्स, बट अभी टाइम वेस्ट मत करो। अगर देखो तो पिछले साल जाना, मेरे वीडियोस बहुत सारे मिल जाएंगे, बहुत सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। कोई भी चैप्टर का नाम डालोगे, उसका जस्ट पढ़ ले लिखोगे, प्रणय चौहान लिखोगे, तो कहीं ना कहीं आपको वीडियो मिल जाएगा। तो ये वाली प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। दूसरा सबसे बड़ी दिक्कत है बिना फ्लो शीट के पढ़ना। बिना फ्लो शीट क्या भैया, ये वही तरीका है जिसकी मैं बात कर रहा था कि बिल्कुल अंधाधुंध होके जहां जगह मिल रही है वहां पढ़ने बैठ गए, है ना। मतलब जो चैप्टर दिख रहा है उस चैप्टर को उठा लिया, उस तरीके से नहीं पढ़ना है। कभी भैया हमने एक हिस्ट्री का चैप्टर उठाया, उसको थोड़ा किया, फिर उसके बाद हम धीरे से ज्योग्राफी पे आ गए, उसके क्वेश्चन करने लग गए, ये रायता नहीं फैलाना है। और नॉट यूजिंग एक्टिव रिकॉल, भैया ये क्या बोला है एक्टिव रिकॉल। देखो क्या होता है ना कि सोशल साइंस के अंदर एक्टिव रिकॉल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आपको चीज को याद रखना, भले कोई कितना भी ज्ञान दे दे कि भैया समझना है, समझ के पढ़ो, समझ के पढ़ो। एट द एंड बात यही है कि भैया अगर कोई फलाना इंसिडेंट 1970 में हुआ या कोई फलाना इंसिडेंट 1805 में हुआ है तो आपको याद रखना पड़ेगा, उसको आप समझ नहीं सकते। प्रणय भैया का बर्थडे 4 मई को आता है, इस बात को आप समझ नहीं सकते हो। आप सेंस यूज करो थोड़ा सा, इसको समझ नहीं सकते, इसको याद ही करना पड़ेगा। तो ऐसी चीजों को याद करने के लिए एक्टिव रिकॉल यूज कर। एक्टिव रिकॉल क्या है भैया, थोड़ी सी ऐसा शब्द भारी हो गए बट कुछ नहीं। देखो आप कोई भी
पेज उठा के कोई भी कॉपी पढ़ रहे हो, मतलब कोई भी आप अपनी कुछ भी नोट्स वोट्स पढ़ रहे हो, अब जब आपने एक पेज पढ़ लिया, उस एक पेज को पढ़ने के तुरंत बाद आपको आंख बंद करना है, उस बुक को बंद करना है और आपको दिमाग में वो कॉपी, वो पेज वापस से विजुअलाइज करना है कि कौन सी जगह पे क्या चीज लिखी हुई थी। अच्छा हाँ, इधर एक कोने में ब्लू कलर का बॉक्स बना हुआ था जिसमें ना इसमें कुछ 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 ऐसा लिखा हुआ था, फिर इधर एक हेडिंग डली हुई थी, उस हेडिंग के अंदर क्या था, अच्छा मैंने देखा कि भैया हेडिंग लिखी हुई थी कि द सिचुएशन ऑफ फ्रांस, है ना, फिर अपन ने अलग अलग ईयर में देखी सिचुएशन ऑफ फ्रांस इन 18th सेंचुरी, अर्ली 18th सेंचुरी, 17th सेंचुरी, लेट 17th सेंचुरी, उसके नीचे क्या क्या पॉइंट था भैया, अच्छा हाँ ये हालत थी, गरीबी थी, ये था, फिर कुछ चीज ऐसी होगी जो आपको याद नहीं होगी, आप फोकस करोगे अपने दिमाग को 3-4 बार कोशिश करोगे, आपको 4 बार ट्राई करना है कि आप दिमाग से रिकॉल कर पाओ कि क्या था, नहीं कर पाओ तो फिर उसको खोल के वापस देख लेना कि क्या है, फिर पूरे पेज को वापस बंद करके वापस से एक बार एक्टिव रिकॉल करना। थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, बट अगेन आपके पास थोड़ा अगर टाइम है तो इसको यूज करना, क्योंकि इससे आप याद रख पाओगे। अगर आपको लग रहा है कि सिर्फ एनसीईआरटी रीड करके मैं चल दूंगा, तो भाई जो चीज आपको रीड करने के 2 मिनट के बाद याद नहीं आ रही है, वो चीज आपको रीड करने के 2 दिन के बाद कैसे याद आएगी, है ना। तो एक्टिव रिकॉल यूज करना बहुत जरूरी है, मैं बार बार बोल चुका हूं, ठीक है। अब भैया ये है फ्लो शीट जिसकी मैं बात कर रहा था, ये फ्लो शीट मैं आप लोगों को दे दूंगा भैया, बहुत ही अच्छी फ्लो शीट है, मतलब अच्छी तो क्या है, ये यूज ही करना है आपको, है ना। ये फ्लो शीट में आप डाउनलोड कर लेना, इसकी प्रिंट आउट निकाल लेना, इसमें हर एक चैप्टर को आप कंप्लीट कब बोलोगे वो चीज लिखी हुई है। तो भैया फ्रेंच रेवोल्यूशन है, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन के मेरे को सबसे पहले वन शॉट प्लस नोट्स करना है, फिर इंटेक्स करना है, बैक क्वेश्चंस करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना है, सैंपल पेपर करना है, फुल्ली कंप्लीट होगा मेरा चैप्टर। इसका मतलब ये जो स्पेशली आखिरी के 2 महीने के हिसाब से, बट आखिरी के कुछ दिनों में आप इसको यूज कर सकते हो। ये मेरी जो जनरल फ्लो शीट होती है उसके अंदर एनसीईआरटी भी लिखा होता है, उसके अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ये वो बहुत सारी चीजें लिखी होती है, बट आखिरी के टाइम के हिसाब से आपको किसी भी चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए सिर्फ ये तरीका अपनाना है। मैं सिर्फ आपको ये नहीं बोलूंगा वन शॉट कर लो, नोट्स कर लो, उस चीज को अप्लाई कैसे करवाना है वो भी करके बता रहा हूं। इसको डाउनलोड करना, इसकी प्रिंट आउट निकालना, इसको अपने सामने चिपका लेना कि एक चैप्टर को मैं कंप्लीट कब बोल सकता हूं। मैंने फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट किया और भैया मैंने तो ना उसके वन शॉट कर ली थी और नोट्स कर ली थी और मैं खुश हो गया, तो मैंने टिक मार दिया, बट हमको यहां से पता चलेगा कि भैया अपन ने कुछ नहीं किया है, अपन को ये सारी चीजें करनी पड़ेंगी। अब भैया इनमें से कौन कौन सी चीजें फिर भी अवॉइडेबल आप मेरे को बता दो एक बार, है ना, क्योंकि भैया टाइम तो हमारे पास में कम है, तो क्या करें। मैं आपको एक चीज बोलता हूं कि ये तो आपको करना ही है, मैंडेट है, इसको कर लो, ठीक है। इनटेक्स्ट और बैक क्वेश्चंस भी एक बार रीड कर लो, एक बार इनको रीड कर लेना, ताकि आप लिख पाओ। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी के अंदर जो क्वेश्चन है ना, बहुत ही सच में बहुत ही फुद्दू क्वेश्चन है, बहुत फुद्दू क्वेश्चन है, और एग्जाम के अंदर उठ के आती है बिल्कुल ही अलग भाषा जो हमारी समझ नहीं आती और एनसीईआरटी में वो रहता भी नहीं है। तो वो भाषा समझने के लिए ये करना बहुत इंपॉर्टेंट। भैया ये कहां से मिलेगा? अगर आपके पास फाइनल एसएल है तो ये वहां से मिल जाएगा, अगर नहीं तो आपके स्कूल के टीचर्स भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देंगे, वहां से मिल जाएगा। अगर नहीं ऐसा लगता है भैया कि यार मेरे को ना फाइनल एसएल में ज्यादा क्वेश्चंस होंगे और बिल्कुल भैया 10-15 क्वेश्चन चाहिए, तो मैं आप लोगों के लिए टेलीग्राम पे वो चीज लेके आऊंगा जो आपके सबसे इंपॉर्टेंट 9th के क्वेश्चंस होंगे। वैसे तो वो सारी मैक्सिमम चीजें फाइनल एसएल के अंदर कवर्ड है, इसके अंदर सब कुछ मिलेगा, बट अगर लग रहा है कि भैया नहीं यार मेरे को तो फिर 10 क्वेश्चन दे दो बस, तो वो यहां मिल जाएंगे, बट थोड़ी मेहनत कर लो, इसमें से पढ़ लेना। सैंपल पेपर भैया, सैंपल पेपर तो अल्टीमेटली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। मैं फिर से बता देता हूं, अगर आपने सैंपल पेपर प्रैक्टिस नहीं किया है तो ये सोच के एग्जाम देने मत चले आना कि भैया मेरा तो पेपर सब अच्छे से हो जाएगा। सैंपल पेपर करना फाइनल जंग लड़ने से पहले एक जंग अपने घर पे लड़ना बहुत जरूरी है। और बच्चे करते सैंपल पेपर देते आधा, कि भैया आधे घंटे का दे दूंगा, फिर थोड़ा सा खेल के आऊंगा फिर दूंगा। सैंपल पेपर का मतलब ये नहीं, सैंपल पेपर कोई क्वेश्चन बैंक नहीं है। सैंपल पेपर इसलिए बनाया गया है कि आप अपनी राइटिंग स्पीड, अपनी नीटनेस, अपना 3 घंटे का जो वो डेकोरम मेंटेन करके रखना होता है एक जगह पे, एक स्थिरता जो होती है, जो एक कंसिस्टेंसी होती है, जो दिमाग का पूरा कंसंट्रेशन होता है, उसकी प्रैक्टिस होती है। और हमको क्या लगता है भैया इसकी जरूरत थोड़ी है, ये तो बच्चों के लिए है, मैं तो सीधे भैया प्लेन उड़ा लूंगा, मेरे को स्कूटी चलाने की जरूरत नहीं है, मैं तो सीधे प्लेन उड़ाऊंगा भैया, ऐसे फालतू की चीज है। अब जब प्लेन चढ़ाना तो प्लेन क्रैश हो जाता है वाला, तो एग्जाम के अंदर जब बैठोगे ना तो हालत खराब हो जाएगी, सच बता रहा हूं मैं, तब रोना टपकेगा। उसके रोने की तैयारी आज कर लो। बहुत सारे बच्चे ऐसा बोलते हैं कि भैया मेरे को सैंपल पर इसलिए नहीं करना क्योंकि ना जब मैं सैंपल पर करता हूं तो मेरे को मेरी औकात पता चल जाती है, मेरे को ये पता चल जाता है कि भैया मेरे तो बहुत ही कम मार्क्स आने वाले, तो मैं तो पहले डर जाता हूं, तो सोचता हूं कि भैया सैंपल पर छोड़ ही दो, क्या करना। डरने से भैया मोटिवेशन खत्म होता है ना, तो सैंपल पर मत करो, अपन तो सीधे एग्जाम में जबकि जब देखेंगे। अरे भाई उस दिन आंसू टपकाने वहां बैठे बैठे कि आज आंसू टपक जाए तो चलेगा, 10 दिन 15 दिन मिल जाएंगे ना, ये आज जो आंसू टपका उसके बाद में अपनी औकात पता चल गई, तो उसके बाद में 10 दिन भी तो मिल गए कि भैया इसमें कुछ बदल पाए। और नहीं तो फिर तो पहले ही दिन जाओ बिल्कुल सरप्राइज, क्यों माय गॉड सरप्राइज टेस्ट, अच्छा बोर्ड ऐसी दिखती है, अच्छा ऐसे लिखने हैं, अच्छा 9th के अंदर ये एग्जाम के अंदर ऐसे क्वेश्चन आते हैं, वाओ, ये सरप्राइज लेना है। कौन सैंपल करें, बार बार बता चुका हूं, अगर आपके पास में फाइनल है
उसके अंदर सैंपल पेपर मिल जाएंगे। अदरवाइज एक सैंपल पेपर मैंने आपको टेलीग्राम के ऊपर डाला हुआ है। अदरवाइज अगर आप 80% से ऊपर वाली कैटेगरी में, मतलब 0 से 50 और 50 से 80 वाले, तो फिर भी जो मैंने सैंपल पेपर दिए पहले उनको कर लो। अगर आप 50 to 80 या 80 प्लस वाले हो, थोड़ा ऐसे हो कि हाँ भैया अपना सिलेबस कंप्लीट हो रहा है और अपने अच्छे मार्क्स आ सकते हैं, तो फिर एक सैंपल पेपर की बुक ले लो। कौन सी लेनी? मैं अपनी 9th में ओसवाल के सैंपल पेपर की बुक यूज करता था, सबसे बढ़िया बुक होती है। और मेरे नॉलेज में हमेशा हर साल किसी ना किसी स्कूल में उसका एक सैंपल पेपर, जो 10 सैंपल पेपर या जो भी 10 सैंपल पेपर होते हैं उसमें से एक तो स्कूल पूरा छाप देता है। मेहनत नहीं करता स्कूल, वो उसी में से छाप के दे देता है। तो बहुत तगड़ी किताब है, डिस्क्रिप्शन में उसकी लेटेस्ट एडिशन की लिंक दे दूंगा, आप जाके वो ले सकते हो। ये बात समझ में आ गई? ठीक है, चलो भैया आंसर याद नहीं रहते, तो आंसर याद क्यों नहीं रहते? क्योंकि हम आंसर याद करते हैं ऐसे। अब ये आंसर भैया, हु वर द जैकोबिन्स, व्हाट वाज देयर कंट्रीब्यूशन, अब लिखा हुआ है पॉलिटिकल क्लब्स हैड बीन रैलिंग, ऐसे ऐसे करके बहुत सारे आंसर लिखे हुए हैं। अब भैया ये हमको कोई भी चीज समझ में नहीं आएगी क्योंकि हमने रायता पढ़ लिया है। पर अगर मैं ये क्वेश्चन उठाऊं कि स्टेप्स टेकन बाय हिटलर टू पॉपुलर नाजी आइडियोलॉजी, अब देखो एक एक करके पॉइंट है, टोटल कंट्रोल ओवर स्कूल्स। पहले इस पॉइंट को रीड करो, फिर इस पूरी लाइन को याद करो। अब हमको याद ये सब नहीं करना पड़ेगा, हमको सिर्फ ये 1 2 3 4 5 ये 5 जो हेडिंग्स ली हुई ना, ये याद करनी पड़ेंगी। क्योंकि इसके आगे आप थोड़ी चीजें ऊपर नीचे करके लिख सकते हो, क्योंकि आपके स्कूल कोई भी जो चेक करता है कॉपी, वो पूरा एक एक शब्द चेक नहीं करेगा। उसने देख लिया कि हाँ भाई तुमने लिखा है टोटल कंट्रोल ओवर स्कूल्स, तो तुम्हें समझ में आ गया कि हाँ ये कहना तो सही चाह रहा है ना। फिर बीच में वो एक दो जगह पे आप अंडरलाइन कर दो कि हमने ये अंडरलाइन कर दिया, ये अंडरलाइन कर दिया। प्यूरिफिकेशन ऑफ स्कूल्स में आपने देख लिया कि जो भी पॉलिटिकली अनरिलायबल है उनको डिसमिस कर दिया गया, तो ये अंडरलाइन कर दिया। तो आप ना इससे पॉइंट वाइज जब याद करोगे तो दो चीजें, दो ट्रिक जो मैं फॉलो करता था कि किसी भी आंसर को पहले तो पॉइंट वाइज याद करना और ये याद कर लेना कि उस आंसर में कितने पॉइंट्स थे। जैसे इस आंसर में 5 पॉइंट्स है, तो क्या होगा कि जब आपने 4 लिख दिए या 3 लिख दिए, तो आपका दिमाग बार बार बोलेगा कि 2 कौन से थे, 2 कौन से थे। तो अगर आप ये भी याद कर लो कि नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने हैं, तो आपका बहुत ज्यादा भला वहां पे भी हो सकता है। ठीक है, अब एक एक करके सारे सबके तरीके देख लेते हैं कि क्या क्या किस किस को याद करने के लिए क्या क्या चाहिए। देखो सबसे पहले भैया हिस्ट्री के तरीके बताता हूं। एक चीज बताता हूं कि डेट्स के पीछे रोना गाना मत गाओ, डेट याद नहीं होती भाड़ में जान दो। मैं सच बता रहा हूं, क्योंकि डेट्स के नाम पे हम इतना रोते रहते हैं। एग्जाम में इस डेट का कितना योगदान आएगा बताओ? 1 मार्क्स में, 2 मार्क्स में चलो एक क्वेश्चन पूछ ले यार, 2 मार्क्स में डेट का क्वेश्चन पूछ ले, बहुत बढ़िया। फिर किसी 5 मार्क्स के आंसर में आपने डेट नहीं लिखी, तो आपके वहां पर 2 आंसर में नहीं लिखी, तो आपके 2 मार्क्स वहां कट गए। मतलब मान लो कि 4 मार्क्स आपके कट गए कि आपको डेट्स याद नहीं हुई। अब डेट याद करने में समय कितना लगता है, एनर्जी कितनी लगती है? देखो डेट ऐसा नहीं कि आप एक दिन में याद कर लो, मैं आपको सच बता रहा हूं। डेट ऐसी चीज है कि अगर आपने शुरुआत से चैप्टर पढ़ा हुआ है तो आपकी टिप्स पे होता है कि 1789 जो था वो 1789 के बाद के पीरियड को न्यू रिजिम बोलते हैं, उसके पहले को ओल्ड रिजिम। ये सब चीजें आपके टिप्स पे होती है जब आप शुरुआत से पढ़ते हो। तो डेट जो आपने शुरुआत से याद की वो आपको सारी याद रहेंगी, बट अब आज जो भी याद करने बैठोगे आपको उसमें से 50% तो वैसे ही भूल जाओगे। तो डेट्स में अपना टाइम इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। डेट्स अगर नहीं आ रही है कोई बात नहीं। दूसरी चीज भैया, इसके अंदर ना, हिस्ट्री के अंदर ना चैप्टर बहुत बड़ा है, सिलेबस बहुत बड़ा है, तो आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें करनी है, इंपॉर्टेंट चेकलिस्ट जो है वो करनी है। अब भैया ये क्या है, देखो चलो अभी बताता हूं, मैं बाद में बताना तो बताता हूं। ये एक चेकलिस्ट मैं आप लोगों को देने वाला हूं, है ना। ये चेकलिस्ट आप लोगों को टेलीग्राम पे मिल जाएगी। इस चेकलिस्ट के अंदर आपको हर एक चैप्टर के जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, मतलब आपने अगर ये कर लिया, मेरी बात ध्यान से सुनना, ये पीडीएफ के अंदर जितने टॉपिक्स दिए हैं, इन टॉपिक के अगर आपका टिक मार्क लग गया तो चैप्टर आपका कंप्लीट और आपकी पूरी नैया पार लग गई। ये इतनी गारंटी के साथ बोल सकता हूं मैं। किसी भी चैप्टर को करने बैठ रहे हो ना, अगर लग रहा है कि भैया हिस्ट्री का चैप्टर बहुत बड़ा है और इस बहुत बड़े चैप्टर के अंदर से भैया मैं कैसे करूं लास्ट के कुछ दिनों में, तो कुछ मत करो, ये जो मैंने दिया हुआ है ना, बस इनमें टिक मार दो। अगर इन पे टिक लग गया तो बस वो आपका चैप्टर हो गया, उससे ज्यादा आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि इन ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ चीजें है ही नहीं। जिनने बहुत सारा पढ़ रखा है जिन बच्चों ने, तो उनको बार बार अगर फिर भी वो एक बार रीड करे तो दैट मेक्स सेंस। बट अगर हमने कुछ नहीं किया हुआ है, हमको ऐसा लगता है कि भैया बहुत सारा सिलेबस है और मेरे को वो कंप्लीट करना है, तो आप बस इतना टिक मार दो। ठीक है, अब है ना, तो ये इन पे टिक मार देना है हमको। अब ज्योग्राफी के तरीके, भैया ज्योग्राफी के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं। कोई भी ज्योग्राफी का चैप्टर उठा के देख लो, 3 हिस्सों में डिवाइड होता है। पहला होता है इंट्रोडक्शन, दूसरी होती है उसकी मेन बॉडी, और तीसरी होती है उसके कंक्लूजन वाला टॉपिक्स। सबसे ज्यादा 5 मार्क्स के क्वेश्चन यहां से बनते हैं, और सबसे ज्यादा इजी भी ये होता है भैया। बीच वाले जो पोर्शन होता है ना, बहुत डिफिकल्ट होता है। फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया के अंदर भैया ये सब देख लिया है ना, अपन ने नदन प्लेन देख लिया, अपन ने ये देख लिया, हिमालय देख लिया, फिर अपन ने उसके बाद में सारे फिजियोग्राफिक डिवीजन देख लिए। अब जो लास्ट में जो क्वेश्चन आता है ना एक, कि कैसे इंडिया के अंदर सारे फिजियोग्राफिक डिवीजन एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, ये जो टॉपिक आपका लास्ट वाला, वो लास्ट वाले कंक्लूसिव टॉपिक है। अब भैया ये तो समझना भी बहुत आसान है, क्योंकि इसमें याद नहीं रखना है कुछ भी। ये तो बस जनरली क्या होती है, बेसिक चीज होती है। जैसे फॉर एग्जांपल आप ड्रेनेज चैप्टर पढ़ोगे तो ड्रेनेज के अंदर आपको पॉल्यूशन का थोड़ा ज्ञान पेल लेना है ना। तो ये सारी चीजें आपके लास्ट टॉपिक में होती है, जो कि इजीली आपके 5 मार्क्स लाके देता है। फिर इंट्रोडक्शन में भी जब आप देखोगे तो इंट्रोडक्शन में आपके 2 से 3 मार्क्स यहां से सिक्योर होते हैं, 2 से 3 मार्क्स का क्वेश्चन यहां से आता है। और जो सबसे डिफिकल्ट पार्ट होता है, जैसे
फॉर एग्जांपल फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया के अंदर बीच का जो पूरा पार्ट हो गया वो, जिसमें अपन सारे फिजियोग्राफी डिवीजन पढ़ते हैं। ड्रेनेज के अंदर जो अपन पूरा इंडस गंगा ब्रह्मपुत्र जो हिमालयन रिवर्स पेनिनसुलर रिवर्स सबकी डिटेल्स पढ़ते हैं वो सारी चीजें आती है बीच की बॉडी के अंदर। यहां से आपके क्वेश्चन डेफिनेटली बनेंगे, 100% क्वेश्चन यहां से बनेंगे, बट इसको याद रखना भी उतना ही डिफिकल्ट होता है। तो हर ज्योग्राफी के चैप्टर की टेक्निक बता रहा हूं कि लास्ट का जो टॉपिक होगा ना, उसका लास्ट वाला, बिल्कुल लास्ट वाला एनसीईआरटी के अंदर जो बिल्कुल लास्ट में एक हेडिंग होगी, वो कर लो रीड। अगर कोई चैप्टर छोड़ना भी ना ज्योग्राफी में, सिर्फ उतना रीड कर लो। हाई चांसेस आर कि वहां से एक लंबा क्वेश्चन आ जाए जिसके आप अच्छे से आंसर लिख सकते हो और पूरे मार्क्स मिल सकते हैं। ठीक है, सिविक्स के तरीकों में भैया सेम चीज है जो मैंने ज्योग्राफी के अंदर बताई, ऑलमोस्ट सिमिलर चीजें। बाकी तो सिविक्स वैसे भी इजी और इकोनॉमिक्स तो वैसे सबसे इजी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज भैया यहां से केस बेस्ड क्वेश्चन आता है, तो केस बेस्ड क्वेश्चन का ध्यान रखना है हमको, क्योंकि यहां से केस बेस्ड क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। ठीक है, अब भैया उस तरफ बढ़ते हैं जिसका आप वेट कर रहे थे। अब ये काफी चीज जो है इससे रिलेटेड मैंने अपने पुराने वीडियो में कवर कर रखी, जो था स्टॉप डूइंग दीस चैप्टर्स वाला जो वीडियो था, उसके अंदर सारी चीजें कवर की हुई है। देख लो भैया क्या क्या है ना। हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, सिविक्स, थोड़ा शायद कलर दिख नहीं रहा होगा बट कोई बात नहीं, आप समझ सकते हो कि क्या है। ठीक है, हिस्ट्री जो है 18+2 मार्क्स का, यानी कि 2 मार्क्स का मैप यहां से आएगा। ठीक है, और ज्योग्राफी के अंदर 3 मार्क्स का मैप आएगा। भैया मैप जो है आपके 5 मार्क्स फ्री के लाके देगा, और मैप के अंदर मैक्सिमम जो क्वेश्चंस होते हैं वो हार्डली 10 टाइप के क्वेश्चन होंगे। ये 10 टाइप के क्वेश्चन भी अगेन मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा। तो मैप तो आपके 5 मार्क्स फ्री के हो गए, है ना। अब आते हैं भैया कि मैप के अलावा क्या देखना है। देखो फ्रेंच रेवोल्यूशन से तो पक्का जो मैप आता है 99% वही आता है कि कौन सी अपनी पोर्ट सिटीज थी जहां पे स्लेव ट्रेड चलता था, तो वही वाली कहानी आती है इसमें। ठीक है, चलो अब ये हो गया। इसके अंदर मैं आपको बताता हूं कौन कौन से चैप्टर इजी हमको किस तरीके से पढ़ना है। देखो एक चीज ध्यान से सुन लो, बार बार रिपीट करता हूं, फिर से एक बार आखिरी बार रिपीट कर रहा हूं कि भैया आपका हिस्ट्री भी 20 मार्क्स का है, इकोनॉमिक्स भी 20 मार्क्स का है, इसमें भी 3 चैप्टर है, इसमें भी 3 चैप्टर है। पर हम क्या करते हैं, हम हिस्ट्री के नाम पे रोते रहते हैं कि भैया हिस्ट्री इतना बड़ा है, इतने सारे चैप्टर्स हैं, कैसे होगा। अरे भाई जितनी देर में आप ये एक चैप्टर करोगे ना हिस्ट्री का, उतनी देर में आप एक पूरा इकोनॉमिक्स कर सकते हो और पूरे 20 मार्क्स सिक्योर कर सकते हो। एग्जाम के बाद कोई आपसे ये नहीं पूछेगा कि तेरे हिस्ट्री में कितने मार्क्स है, सब पूछेंगे तेरे सोशल साइंस में कितने मार्क्स है। तो हमको ये फोकस नहीं करना है कि भैया मैं एक चैप्टर के पीछे पढ़ा रहा हूं, हम जिसमें ज्यादा मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं। भैया इसमें 20 मार्क्स पूरे बनेंगे। यहां पर आप मान लो 18 मार्क्स का था, अप्रोक्सीमेटली 6 से 7 मार्क्स का चैप्टर आता। अब 6 से 7 मार्क्स के अगेंस्ट में आपके पूरे 20 मार्क्स सिक्योर हो रहे हैं, इससे ज्यादा और क्या चाहिए। फिर नेक्स्ट इसके बाद में सिविक्स हो गया, ज्योग्राफी हो गया, सेम चीज। इसके अंदर भी हम भैया क्लाइमेट के नाम पे रोते रहते हैं, पॉपुलेशन के नाम, जनरली पॉपुलेशन तो जो सीबीए फिर भी ठीक है, क्लाइमेट के नाम पे रोते रहते हैं इस एक क्लाइमेट चैप्टर के अगेंस्ट में, है ना। वैसे तो इसकी सिर्फ 1-2 चीजें डिफिकल्ट है, बाकी सारी चीजें आसान है। बट अगर मान लो एक क्लाइमेट की बजाय आप ये चैप्टर निपटा लो, है ना, ये चैप्टर निपटा लो, ये चैप्टर निपटा लो, तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, फिर ये आपका पूरा देखो लेआउट है, मैंने वापस से दिया हुआ है। इस लेआउट के अंदर भी लिखा हुआ है कि भैया ये चैप्टर इस तरीके से आएंगे, है ना, ये तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। ठीक है, अब भैया ये इस तरीके से आपको पढ़ना है चैप्टर्स। ठीक है, ये मैंने लिख दिया, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो कि सबसे इजी चैप्टर्स कौन से हैं, पहले ये करने हैं, पहले इनको खत्म करना है, तो ये आपके अच्छे खासे मार्क्स सिक्योर करेंगे। फिर इसके बाद में इनको खत्म करना है, तो ये आपके अच्छे खासे मार्क्स सिक्योर करेंगे। फिर उसके बाद में जाना है डिफिकल्ट पे। ठीक है, लास्ट प्रायोरिटी हमारी ये सारे चैप्टर्स होंगे कि भैया अगर हमको कोई छोड़ना हो तो हम इन चैप्टर्स को छोड़ेंगे, बाकी पहले हम करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आई अंडरस्टैंड कि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, बट ये वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है आपके लिए। जो भी चीजें मैंने आप लोगों को इस वीडियो के अंदर बताई वो सारी चीजें आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगी, इंक्लूडिंग ये पीपीटी। ये पीपीटी भी आपको टेलीग्राम पर दे दूंगा ताकि आप इसको नोट्स की तरह यूज करके देख पाओ कि भैया करना क्या है, और जो भी चीजें मैंने इसमें अंडरलाइन किया ध्यान रख लेना। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, समय कम है बट सोशल साइंस को स्ट्रैटेजिकली पढ़ेंगे तो सब कुछ हो जाएगा। क्या करना है, जो फ्लो शीट में है ना बस वो करना है। उसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो में बताऊंगा, तुमने आपको 1 मिनट बता दिया। जो फ्लो शीट में दिया हुआ है सिर्फ उतना करना है, उससे ऊपर कुछ करने की जरूरत नहीं है, और ना हमारे पास में उतना टाइम है। जो चीजें याद नहीं होती, समझ में नहीं आती, उनको रट लो, एग्जाम के 1 दिन पहले रट लो। जो चीज नहीं है उसको एग्जाम के बिल्कुल 1 दिन पहले स्टार्ट मत करना कि बिल्कुल नई चीज, नई वाली चीज स्टार्ट कर रहे हो। ज्योग्राफी के अंदर ये मत रोना कि भैया बीच में बहुत सारी चीजें, क्योंकि आखिरी का जो टॉपिक और शुरू का जो टॉपिक है वहां से आपके बहुत सारे मार्क्स सिक्योर हो सकते हैं। ठीक है, तो आई होप मैंने वीडियो के अंदर आपको बहुत सारी 1 शॉट में पूरा ज्ञान दे दिया, मैंने बीच में बिना ब्रेक लिए। ठीक है, तो आई होप कि आपको सारी चीज समझ में आई होंगी। थोड़ा सा वीडियो अगर लंबा हो तो आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट, बट आई होप कि आपको समझ में आ जाएगा कि ये वीडियो लंबा क्यों है। विद दैट बीइंग सेड आज के सवाल करते हैं, थैंक यू वेरी मच। मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।